database is a collection of logically related data. So that means that when you have a large size of data, a collection, a group of various type of data, but those different type of data must be logically related. This word is important कि logically related का मतलब क्या है कि there must be some association among all of the data. If you can say कि one data is relevant to student, the other part of data must have some association with the student. नहीं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं तो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितना भी डेटा होगा दैट मस्ट हैव सम एसोसिएशन विद स्टूडेंट ओनली. फॉर एग्जांपल यू कैन से कि इफ यू हैव अ स्टूडेंट फाइल, यानी एक फाइल मेरे पास है, फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट स्टूडेंट, यानी उसमें स्टूडेंट के नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट के एड्रेसेस, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एवरीथिंग. So this file contains the information about student. So you can say this is one set of data. Another set of data is file containing subjects in which students are registered. यानी मेरे पास एक और डेटा सेट है जिसमें क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं. नाउ यू कैन सी कि there is an association between student and subjects. So this concept is called logically related. So any data set, any information, any data which is a huge collection of data, but all those collections must have some association with among them. उसमें जितनी भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो एक दूसरे से एसोसिएट है. Then that is called database. So not only collection of data, यानी हम ये नहीं कह सकते कि database is a collection of data. Database is a collection of logically related data. यानी ऐसा डेटा जो कि एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक है. I think you got the point. Yes, sir. So in this chapter we will discuss about how this data is organized in a computer system. यानी कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि हम बात तो कंप्यूटर सिस्टम की कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट अ मैनुअल सिस्टम नाउअडेज. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम नाउअडेज. यानी जो पहले होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका मैनुअल होता था ना पहले, यानी वो भी तो सिस्टम ही है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी. यानी अगर आपके सामने एक बुक है, उस बुक में आपने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड लिखते जा रहे हैं कि किस दिन को आपने किसको पेमेंट की, किस दिन को किससे पेमेंट रिसीव की, किस दिन को क्या चीज़ परचेज की, क्या सेल की. तो अगर मैं वहाँ से आपसे कहूँ कि इसमें से मुझे फाइंड करके बताएं कि किस बंदे की टोटल पेमेंट कितनी पे की गई है, तो हम उस बुक से निकाल सकते हैं वो. तो दैट बुक इज़ आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन वो तो मैनुअल है, तो मैनुअल का तो टाइम ख़त्म हो चुका है ना. नाउ यू आर यूजिंग कंप्यूटर. सो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो फिर मैं ये समझना होगा कि इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटराइज information system, then what is the way to store that data? एक मैनुअल बुक में तो आप पेंसिल आपके पास है, पेन है आपके पास है, लिखते जा रहे हैं आप. दैट इज़ अ वे टू स्टोर डेटा. वहाँ डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, डिफरेंट रोज बनी हुई हैं, उन कॉलम्स या रोज में आप लिख रहे हैं कि यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ अमाउंट लिखनी है. तो दैट इज़ अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन योर बुक. अब यही इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर में आएगी तो व्हाट इज़ द वे. तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पहले कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज डेटा.
ओके, देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने लगे यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स. बेसिकली देयर आर टू टेक्निक्स जो यूज़ की जा रही हैं. और भी टेक्निक्स हैं लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे, वन इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज़ डेटाबेस अप्रोच. तो ये दो टेक्निक्स हैं. करें दिस वन इज़ ओल्ड वन एंड दैट इज़ अ न्यू वन. जब हम कह लें कि यू कैन से कि जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जब फर्स्ट टाइम आपने कंप्यूटर को यूज़ किया एज ए स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. यानी उस वक्त हमारा सिस्टम कौन सा था? फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था. बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट्स एंड लर्निंग other things, you have developed a new system and that becomes database approach. तो अभी हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों हैं क्या. if you have any question ask, साथ साथ ही मुझे पूछिएगा ताकि जो चीज़ है आपके साथ क्लियर हो जाए. ओके, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करने जा रहे हैं अभी. इन कंप्यूटर सिस्टम, whenever you want to save any data, the unit that is required to save data in computer, the minimum unit is file. You can say कि the minimum thing that is required is called file. The file is a container of data. File is a container of data. So whenever you want to save data in computer, for example, if you are working in MS Word or MS Excel, so if you type some data there, make some assignment there, at the end you want to save their data, so you need to type the name of the file to save information. हमें उस फाइल का नेम रखना पड़ेगा. तो फाइल इज अ कंटेनर. सो इफ यू वांट टू सेव जस्ट अ लेटर ओनली, अगर मुझे एक करेक्टर भी सेव करना है, यू नीड अ फाइल. यानी अगर जैसे मैं ये नोटपैड की फाइल आपके सामने ओपन की है, तो अगर मैं इस सारे डेटा को सेव करना चाह रहा हूँ, इसको अपने पास रखना चाह रहा हूँ, तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा. तो आप करेंगे सेव एज, तो ये मुझसे देखिए फाइल का नेम पूछेगा कि आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है. तो विदाउट फाइल यू नेवर अलाउ टू सेव डेटा इन कंप्यूटर. बगैर फाइल के हम डेटा सेव नहीं कर सकते. अभी मैं कुछ भी करता जाऊं तो ये सेव नहीं होगा. लाइट चली गई या फ्लक्चुएशन होगी कोई, तो ये डेटा जो मेरे सामने लिखा हुआ है ये वेस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको किसी फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू मेक अ फाइल. इन द सेम वे अगर मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ और उसमें मैं कोई एक करेक्टर भी लिख दूँ, सपोज करें, यानी मैंने एक करेक्टर लिखा है ए और इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो इफ़ यू वांट टू सेव, तो यू कैन सी के ये देखें कह रहा है सेव करना है, कहाँ सेव करना है. ठीक है, जहाँ सेव करना है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट फाइल, क्या नाम रखना चाहते हैं इसका. तो बगैर फाइल के यू आर नॉट अलाउड टू सेव एनी डेटा इन कंप्यूटर. तो दिस इज अ लॉजिक, this is the main root where file organization system is started. तो यहाँ से ही आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का वर्किंग शुरू हुई है. तो यू कैन से कि व्हाट, अब मेरा सारा डेटा किस में पड़ा है? फाइल्स में. तो फिर मेरा डेटाबेस क्या होगा? हाउ यू डिफाइन डेटाबेस? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स. सिंपल, क्योंकि एक फाइल मेरी सपोज करें स्टूडेंट्स की है, एक फाइल मेरी कंप्यूटर्स उसकी सब्जेक्ट्स की है, एक फाइल टीचर की है. तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड माई डेटाबेस. तो वेन एवर यू से कि आपकी अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, तो इन फाइल ऑर्गेनाइजेशन
all files, those are relevant, those are related with each other, those have some association among them, that set of files is called database. ठीक है, बात क्लियर होगी, समझ आ रही इस पॉइंट को, समझा आपने? यस सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? तो सर ओके, तो फाइल, अब हम डेटाबेस तो पता चल गया मेरा कि क्या है। अब एक फाइल में क्या होता है, वन फाइल कंटेन ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट सम रेलिवेंट टाइप। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, तो दिस फाइल ओनली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। अब इसमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, यानी एक फाइल, वन फाइल इज ओनली फॉर वन पर्पज। जैसे ये मैं एक टेक्स्ट फाइल बना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता जाऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन ये डेटाबेस नहीं है। फॉर द डेटाबेस पर्पज यू हैव टू create a file that just fulfills some specific purpose of the data। यानी ये फाइल या तो स्टूडेंट से रेलिवेंट होगी, ये फाइल या तो टीचर से रेलिवेंट होगी, ये फाइल या तो सब्जेक्ट से रेलिवेंट होगी, किसी एक चीज के बारे में हो सकती है एक फाइल। यू आर नॉट अलाउड टू मिक्स डेटा विद इन सिंगल फाइल, यानी एक फाइल के अंदर हम मुख्तलिफ चीजों का डेटा नहीं डाल सकते। सो वन कंटेनर इज फॉर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। तो फाइल इज अ कंटेनर ऑफ डेटा ना, फाइल क्या है, मेरा कंटेनर है डेटा का। तो अगर ये फाइल कंटेनर है डेटा का, तो इसमें सिर्फ एक ही तरह की फाइल आ सकती है, एक ही डाटा आ सकता है। यानी इस कंटेनर में या तो मैं स्टूडेंट का डेटा रख सकता हूँ या टीचर का रख सकता हूँ। अगर टीचर अगर रखूंगा तो स्टूडेंट का नहीं आएगा, तो स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए आई नीड अनदर फाइल। सब्जेक्ट्स का डेटा सेव करना है तो उसके लिए एक नई फाइल चाहिए। टीचर्स का डेटा सेव करना है तो मुझे दूसरी फाइल चाहिए। बिल्डिंग्स का डेटा सेव करना है तो मुझे एक और फाइल चाहिए। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स अबाउट दोज यू वांट टू सेव डेटा, जिनके बारे में मुझे डेटा सेव करना है, रखना है अपने पास, ठीक है। इफ देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स यू नीड 10 फाइल्स। यानी अगर मेरे पास 10 मुख्तलिफ चीज़ों का डेटा मैंने सेव करना है तो मुझे 10 फाइल्स चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ MS वर्ड और दिस टेक्स्ट फाइल। ये MS वर्ड की डेटाबेस इज नॉट जस्ट लाइक MS वर्ड। database is different thing। database is a organized collection of data। तो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा सेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज, इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। हम इसको और बेहतर कर लिया इसको। इट इज नॉट ओनली कलेक्शन बट इट इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। यानी डेटा को सेव करने का एक खास पैटर्न होना चाहिए। यू नेवर सेव डेटा इन अ रैंडम वे। यानी आप ये नहीं कर सकते कि एक फाइल बनाए, उसमें स्टूडेंट का डेटा भी डालते जाएं, टीचर का भी डालते जाएं, सब्जेक्ट्स का भी डालते जाएं, then you are not able to find the information। The organized data mean, organized collection mean that you need to make separate file for each and every set of data। For student you need a separate file, for teacher you need a separate file। Then all type of collection is called database। So one file contain only group of records of same type। यानी एक ही तरह का डेटा होगा। record mean, या record से क्या मतलब है, मसलन मैं कहूँ कि स्टूडेंट के बारे में, एक स्टूडेंट का मैं एक डेटा सेट बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन, वन स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट one student is called one record। For example, information about student number 1 is Ali, address is Lahore, phone number is this, so this is called one record। So complete information about one student। In the same way, student number 2,
दिस वन इज अ सेट, अ record ऑफ बिलाल, यानी एक स्टूडेंट का जो सारा डेटा होता है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब कि इस स्टूडेंट की फाइल में सारे के सारे जो लोग हैं वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो सेम टाइप, दिस वन इज कॉल्ड सेम टाइप ऑफ डेटा, अ ग्रुप ऑफ records of same type. And what is record? एक तो record का मतलब क्या है, information about one student, but actually this one is called group of related fields. वो जो information आ रही है यानी individual information about one student, for example Ali, Ali is a name, so Ali is called field. Lahore, Lahore is called a field. Phone number. So every separated information, every individual information about a student or any entity is called field. तो इसका मतलब रैकेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, यानी जो फील्ड सारी अली से रेलिवेंट है, लाहौर अली से रेलिवेंट है, फोन नंबर दिस अली से रेलिवेंट है, वन अली से रेलिवेंट है, तो दिस लाइन, दिस सेट, this group is called a record, and individual item in that record is called field. तो आप कह सकते हो कि अली is a name, तो name is a field, Lahore is city, तो city is a field, this number is phone number, mobile number, तो mobile number is a field. And what is field? Group of characters as word or number. यानी इसका मतलब कि field basically हमारा कोई word हो सकता है, हमारा कोई नेम हो सकता है जो कि डिफरेंट करेक्टर से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि नेम, नेम इज अ फील्ड, सिटी, फोन नंबर, आईडी, so all these are fields. So field describes an entity. तो field basically किसी entity, entity क्या होता है, कोई object, any person, object about you want to save information, about which you want to save information, यानी जिस चीज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन सेव करनी है, that is called my entity. Simple. For example, if I want to save data about student, the student is called my entity. If I want to save data about teacher, so you can say teacher is my entity. So any object, any person, anything, any place, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन को सेव करना है, अपने पास रखना है, रिकॉर्ड करना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एंटिटी. तो फील्ड बेसिकली डिस्क्राइब योर एंटिटी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन योर एंटिटी, यानी मेरी एंटिटी में क्या प्रॉपर्टीज है, मेरी एंटिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स है. तो यू कैन से कि मेरा स्टूडेंट की जो एंटिटी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि उसका एक नेम होता है, उसका एक सिटी होता है, उसका एक फोन नंबर होता है. तो दिस थ्री फील्ड्स, these four fields describe one entity that is called student. So whenever you want to save data about a student, you always require to find these four values. So what is his ID, what is his name, what is his city name, and phone number. So these four things are called fields, and this four fields set is called my record, and all these records are called file. And this information is about entity. Entity is student. एक और यहाँ पे जो वर्ड यहाँ लिखा गया थोड़ा सा डिफरेंट है, field and attribute both are same. So attribute is a generic word whereas field is a technical word. डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हम उसको फील्ड कहेंगे, लेकिन जेनेरिकली दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट एंटिटी, यानी आप वो कैरेक्टरिस्टिक, वो फीचर
जिसको यूज करके आप डेटाबेस को सॉरी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि व्हेनेवर यू से कि आई वांट टू डिस्क्राइब सम एंटिटी और डिफाइन सम एंटिटी, यहाँ मतलब उसकी डेफिनेशन इन टर्म ऑफ डेटा है कि which number of data you want to get about this entity, name, phone number, city. So this is the definition of entity. तो यहाँ पे डेफिनेशन से मुराद उसका डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है। तो one entity, one attribute is simply a characteristic or quality of that particular entity. For example, date, date, grade belong to entity course. यानी course एक मेरा entity है, यानी सब्जेक्ट मेरा एंटिटी है, तो सब्जेक्ट का कोई डेट होगा, कोर्स यहाँ पे मतलब है प्रोग्राम, यानी जैसे आप बीबीए कर रहे हैं या बीबीएस कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो आपका जो कोर्स का नाम क्या है, एमबीए है या बीबीएस है, तो इसकी कोई ना कोई डेट तो होगी स्टार्टिंग की, ये वो डेट है। यानी दिस डेट बेसिकली डिफाइन के व्हाट इज अ स्टार्टिंग डेट ऑफ योर प्रोग्राम। एंड ग्रेड, कि आपका इस प्रोग्राम में ग्रेड क्या निकला, क्या आपका जो CGPA है सपोज करें वो कितना है, यानी अगर आप ये बीबीए कर रहे हैं तो आपने बीबीए में कितना का CGPA लिया है, दैट इज ग्रेड, या कितना आपका ग्रेड आया था, ये ए ग्रेड था, बी ग्रेड था, क्या था। दिस इज अकोमुलेटेड ग्रेड, यानी कि जो एंड पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेड को ऐड करने के बाद मिलेगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि every entity has some characteristics and those characteristics are called attribute, and those attributes are also called fields, and when you combine those fields with each other, that becomes a record, and when you combine all those records, those are related with each other, that becomes a file, and when you combine all files with each other, those are also related with each other, that becomes database. So this is a way that is used to store data in file organization system, यानी फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में इस तरह से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था कि जब भी आपने कोई डेटा सेव करना होता था तो आप उसमें एक फाइल एलोकेट करते थे, उसके अंदर फील्ड्स बनाते थे और उन फील्ड्स में डेटा टाइप करते थे वन बाय वन। तो वन रो वन रिकॉर्ड इज यूज्ड फॉर दी वन इंफॉर्मेशन। जी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है आप में से कोई स्टूडेंट? सर एट्रीब्यूट की नहीं समझ आई, ये मतलब कि कोई और एग्जांपल दें हाँ कोर्स के अलावा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जहाँ आप एक इस वक्त कमरे में बैठे हैं, एक रूम, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द एट्रिब्यूट्स दैट रूम, आप इस रूम को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट इज अ रूम? एवरी रूम हैज अ विड्थ, इसकी एक विड्थ होगी ना? यस ये रूम विड्थ है इसकी 10 फीट का विड्थ है इसका, ठीक है, तो विड्थ इज अ कैरेक्टरिस्टिक, विड्थ इज अ एट्रीब्यूट। इसकी हाइट कितनी है रूम, इस रूम की कितनी हाइट है, तो हाइट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट रूम। इस रूम के अंदर जो कलर है किस, उसका कलर जो है वो किस तरह का है, तो कलर इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। ये रूम किस तरह का है, छोटा रूम है जैसे स्टूडियो रूम है या किस किस्म का फ्लैट है या क्या चीज़ है, उसकी टाइप भी हो सकती है ना, ठीक है। तो रूम किस कैटेगरी का, यानी जैसे बाथरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, तो कौन सी टाइप है इस रूम की, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट आल्सो। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आप एक फर्स्ट करें स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट का एड्रेस है, फोन नंबर है, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स। इस तरह आपके पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कि लैपटॉप का कलर, लैपटॉप की कितनी है, मेमोरी रैम उसकी कितनी है, तो ये उसकी क्या है। तो ये एट्रीब्यूट हो गया, तो सर लैपटॉप खुद एक एंटिटी हुआ फिर? itself is a entity, but entity is a collection of all laptops. ओके ओके
तो इंफॉर्मेशन अबाउट one laptop is called record, and information about all laptops is called file. तो वो फाइल। सर वो फाइल होगी तो फिर डेटाबेस क्या होगा? ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल लैपटॉप्स फाइल हो गई तो फिर डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस क्या है कि इस लैपटॉप से रेलिवेंट कोई और इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है कि ये लैपटॉप किस मार्केट में सेल होते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप किस मार्केट में सेल होते हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन आ गई तो वो लैपटॉप से रेलिवेंट हो गई। इन लैपटॉप को किस किस कस्टमर ने परचेज किया हुआ है, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो वो अब ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की फाइल, लैपटॉप की फाइल और मार्केट की फाइल्स, ये क्या एक डेटाबेस है। यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट एंटिटीज के बारे में है वो एक दूसरे से एसोसिएट होनी चाहिए। तो अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आपस में एसोसिएट होती जाएगी तो वो दैट बिकम्स अ डेटाबेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, एक एंटिटी है स्टूडेंट की एक फाइल बन गई। अब स्टूडेंट ने डिफरेंट कोर्सेज भी तो रजिस्टर्ड किए हुए हैं ना, अब डिफरेंट कोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेपरेट फाइल है। ठीक है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को डिफरेंट टीचर पढ़ा भी तो रहे हैं ना, तो टीचर की जो फाइल है वो एक सेपरेट एंटिटी है। अब ये तीनों जो फाइल्स हैं एक दूसरे से एसोसिएट हैं किसी ना किसी तरीके से, एंड टीचर का स्टूडेंट से लिंक है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट से लिंक है। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटाबेस है। जी, एनी अदर कंफ्यूजन? नो सर सर। अब तो कंफ्यूजन होना शुरू हो गया सर। एंड ये होना एंटिटी शुरू हो और गया। फाइल में, एंटिटी और फाइल में कंफ्यूजन होना शुरू हो गई। देखिए एंटिटी और ये फाइल, आपको कोई ऐसी एग्जांपल देना जिसमें मतलब डेटाबेस और फाइल रिकॉर्ड फील्ड तीनों चीजें आ जाए। दोनों एंटिटी और एग्जांपल्स फाइल क्या का मतलब, एंटिटी और फाइल का मतलब क्या है? एंटिटी इज अ जेनेरिक नेम जिसके बारे में मैंने डेटा सेव करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, तो ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब इस डेटा को सेव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फाइल। तो मैं सारी स्टूडेंट का डेटा उस फाइल में डाल दूंगा तो वो एक फाइल बन गई। हाँ ठीक हो। तो यानी एंटिटी का सारा जो डेटा वो एक फाइल में जा रहा है। तो जहां मैं उसको सेव कर रहा हूँ, जहां उसको रख रहा हूँ, वो मेरी एक फाइल है, और जिसका डेटा रख रहा हूँ वो एंटिटी है। नहीं, अगर डेटा मैंने टीचर का रखना है तो टीचर एंटिटी है, और ये डेटा मैंने कहाँ रखना है? फाइल में, तो वो फाइल है, वो ठीक टीचर की फाइल है कह लो। सर वो जैसे student एमएस वर्ड है तो ये एक फाइल हुई, इसके अंदर हमने जो डाटा की- ये तो बात ये लिखा है है कि वो एमएस वर्ड की जो फाइल है वो एंटिटी। डेटाबेस नहीं होती है। ठीक है, एमएस वर्ड की जो फाइल होती है वो डेटाबेस नहीं होती। डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जबकि एमएस वर्ड की फाइल ऑर्गेनाइज नहीं होती। उसमें आप जिस तरीके से चाहे डेटा टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे ये नोटपैड की फाइल है मेरे पास, तो मैं इस नोटपैड की फाइल में कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी तरह की कि मैं इसमें ये नहीं लिख सकता या वो नहीं कर सकता। जबकि जो डेटाबेस फाइल्स होती हैं उनमें बहुत से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं उसके ऊपर। तो उसमें ये डेटा अगर आ गया है तो दूसरा, अगर स्टूडेंट का डेटा आ गया तो फिर टीचर का नहीं आ सकता वहाँ पे, फिर सब्जेक्ट्स का नहीं आ सकता वहाँ पे। यानी वहाँ पे सिर्फ हम वही लिख सकते हैं जो अलाउ किया जाएगा आपको। तो ये फर्क है। सर लाइक जिस तरह हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं ना कि ए पोर्टल जो टीचर एक्सेस कर सकते हैं और जो स्टूडेंट पोर्टल है, ये भी डाटा एग्जांपल होगी। बिल्कुल, वो एंटिटी जो तो पोर्टल का डेटा आता है वो डेटाबेस ही है, और उसमें देखिए आप हमेशा ऑर्गेनाइज डेटा हमेशा आपको एक तरह का व्यू देता है। अब जब भी अपने पोर्टल को एक्सेस करते हैं आपको हमेशा एक ही फॉर्मेट से, एक ही स्टाइल से आपको मार्कशीट नजर आती है। यस ठीक है, सर। तो एक ही एट्रीब्यूट्स, एक ही डेटा वहां नजर आता है हमेशा। ये नहीं होगा कि जैसे कभी कोर्स रजिस्टर करना हो, आज तो मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछे, कल कोई और इन्फॉर्मेशन पूछे। नो, whenever you want to register any course will you have to provide same set of data या same set of information। आपको सिर्फ वही चीजें बतानी होगी जो आज भी वही बतानी है, कल भी वही बतानी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन जब आप एमएस वर्ड की फाइल में डेटा लिख रहे होते हैं तो वहां तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैंने किसी को ईमेल सेंड करनी हो और मुझे कोई कहे जी मुझे अपनी कंप्लेन ईमेल में लिख के भेज दें,
तो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं ना उसमें ईमेल में। ईमेल इज ओपन, ठीक है, यू हैव अ ओपन चॉइस टू राइट एनीथिंग। लेकिन अगर मैं आपसे एक फॉर्म बना के दे दूं आपको और कहूं कि आप जस्ट इसमें से सेलेक्ट करें क्या 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 प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस आ रही हों कि आपको सपोज करें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लें कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर फर्दर पूछना हो तो फिर आगे चॉइस आ जाए कि अब आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें से वो सिलेक्ट कर लें कि ये प्रॉब्लम है। अब ये एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा है, इसमें जो भी आप लिखेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कोई एक। तो जब आप कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई कर दी जाए तो डेटाबेस पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। वहाँ पे जो भी डेटा आपने सेव करना है, लिखना है, डालना है, वो किसी पैटर्न के थ्रू आएगा। विदाउट पैटर्न अगर डेटा आ रहा है तो वो डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस मस्ट हैव रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस। उसकी रीज़न ये है कि इसकी एक फाइल में एक ही कैटेगरी का डेटा होता है, एक ही सॉर्ट का डेटा होता है, एक ही एंटिटी का डेटा होता है। जी बोलें, आप कोई और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर रिकॉर्ड, जी हेलो, सर रिकॉर्ड के बारे में बता दें फिर। इसके बारे में रैकेट। यस सर। चलें, ये एक डायग्राम यहाँ बनी हुई है, इसमें आपको ये ज़्यादा और समझ आ जाएगी। देखें, ये एक रैकेट है, इसमें क्या है? स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डेट, ग्रेड। यानी स्टूडेंट आईडी कौन है, कोर्स कौन सा लिया हुआ है उसने, उसका डेट क्या थी और उसका ग्रेड क्या है। ये चारों मिल जाएं तो एक रैकेट बन जाता है। जबकि इसके अंदर ये इस खाली जो कोर्स की फील्ड है, ये वाली, ये एक फील्ड है, डेट एक सेपरेट फील्ड है, ग्रेड एक सेपरेट फील्ड है, स्टूडेंट आईडी एक सेपरेट फील्ड है। ठीक है, तो इसका इसमें चार फील्ड्स हैं। चारों फील्ड्स को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाता है? रैकेट बन जाता है। और फिर अगर आप इस तरह के बहुत से रैकेट्स डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं तो फिर ये एक फाइल बन जाती है, ये देखिए। और जब इस तरह की बहुत सी फाइल्स बन जाए, यानी कोर्स की फाइल है, पर्सनल फाइल है, प्रेफरेंशियल फाइल है, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। सही है सर, अब सही समझ आई। ये उससे नीचे, फील्ड से नीचे क्या है इसको छोड़ दें, आपने सिर्फ फील्ड तक देखना है। फील्ड एक इंफॉर्मेशन है, जैसे नेम, योर नेम इज वन फील्ड, योर एड्रेस इज वन फील्ड। लेकिन जब ऐसी बहुत सी फील्ड हम इकट्ठी कर देते हैं, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका आईडी, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, जब ये सारी मिल जाती है तो क्या बन जाता है? रिकॉर्ड। अब अगर इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी और के बारे में इकट्ठी कर दी जाए, वो एक फाइल बन जाएगी। और जब बहुत सी फाइलें इकट्ठी कर दोगे तो डेटाबेस बन जाएगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि ये तो ओल्ड सिस्टम है ना, तो डेफिनेटली देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम, देयर आर डिफेक्ट्स, सम डिफेक्ट्स इन दिस सिस्टम। तो दैट्स व्हाई इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिएगा किसी न्यू सिस्टम के साथ, डेटाबेस अप्रोच के साथ। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट वाज नॉट सूटेबल। फर्स्ट पॉइंट इज डेटा रिडंडेंसी। Data redundancy mean duplication of data, यानी presence of duplicate data in multiple files। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि सम टाइम कुछ डेटा एक फाइल में होता था और वही डेटा किसी और फाइल में भी होता था। यानी आप समझ लीजिए, इसकी एग्जांपल में कैसे ले सकते हैं हम। फर्ज करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। One organization has 3 departments. Number 1 is फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है,
और सपोज करें कि अकाउंट्स सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब देखें एक कस्टमर आता है आपके पास, वो कहता है जी मुझे, मैंने ये चीज़ खरीदनी है आपसे, वो खरीद लेता है वो। सो वेन एवर वन कस्टमर इज देयर and that person purchase anything from you, so you need to make a record of that customer। हम उसका रिकॉर्ड अपने पास सेव करेंगे ना कि इस कस्टमर ने मुझसे क्या खरीदा। तो सेल डिपार्टमेंट वाला बंदा जो है वो यहाँ लिख लेगा कि जनाब फर्ज करें अली एक कस्टमर था, वो आया मेरे पास, उसने मुझसे कोई शॉपिंग की है 5,000 की, सपोज करें। उसके बाद किसी अली दोबारा आएगा, किसी एक दिन के बाद 10 दिन बाद दोबारा आता है, आपसे कहता है कि मुझे कुछ और ख़रीदना है आपसे, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको ये पैसे 10 दिन बाद रिटर्न कर दूंगा, दे दूंगा। जब ये क्रेडिट पे लेके जाएगा तो फिनांस वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपना रोल प्ले करेगा। वो उस बंदे का नाम अपने पास लिख लेगा कि जी कितने क्रेडिट लिया इसका, 3,000 के। सेल्स वाले बंदे ने क्रेडिट की इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। सेल्स वाला तो सिर्फ ये लिखेगा ना कि सेल्स हुई है कि नहीं हुई, बस यस नो। लेकिन अगर उसको क्रेडिट में सामान दिया है तो क्रेडिट की इंफॉर्मेशन फिनांस डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड करनी है। और फिर चले कुछ अर्सा गुजर जाता है तो वो बंदा फिर आता है, आपको पेमेंट कर जाता है। तो इस दफ़ा पेमेंट वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास नहीं आके करेगा, बल्कि वो फिनांस में जाके पेमेंट करेगा। और वो आपसे कहता है जी मुझे फलाने वाली सामान खरीदना है, लेकिन वो इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो सामान अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, उससे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी ना उसकी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उस बंदे का नाम लिख लेगा कि जी अली का जो ऑर्डर है, जिसकी अमाउंट सपोज करें 10,000 है, वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। यानी एनी ऑर्डर दैट इज बाय अली, उसकी जो 10,000 उसकी वर्थ है, वो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में चल रही है। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फिर वो अली को कॉल करके कहेगा जी आपका ऑर्डर बन चुका है तो आपके ले जाएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, ये मिसाल समझ आई आपको? यस सर। यस सर। डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में वो बंदा आता है कैश पे सेल लेता है, सामान आपके पास पड़ा है, तो उस केस में तो अली का डेटा सेल्स ने लिख लिया। दूसरे केस में वो उधार क्रेडिट पे ले रहा है तो फिर उस क्रेडिट की इंफॉर्मेशन फिनांस डिपार्टमेंट ने लिख ली। तीसरे केस में वो ऐसा सामान खरीदने आता जो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो अली का जो ऑर्डर है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपका ये ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। अब देखिए अली का नाम 3 जगह पे आ रहा है। इस फाइल में भी आ रहा है जो फिनांस के पास थी, इस फाइल में भी आ रहा है जो कि सेल्स के पास थी, इस फाइल में भी आ रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के पास थी। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। कि अली द नेम जो अली का है दैट इज रिपीटेड 3 times, so this point is called data redundancy. Excuse me, sir. Presence of duplicate data in multiple files, जो different files हैं उनमें same data पड़ा हुआ है। जी बोलें आप। सर मुझे क्लास लीव करनी थी, मेरी एक जगह डेथ हो गई है तो मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो अगर मेरी अटेंडेंस आप लगा दें। क्या नाम है आपका? रजा खान। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एक ही नेम है अली एंड दैट इज प्रेजेंट इन सेल्स फाइल, जो सेल के पास फाइल है वहाँ भी है, जो फिनांस के पास है फाइल वहाँ भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग के पास है वहाँ भी है। जी स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, next point is data inconsistency. Inconsistencies mean कि sometime you have different same data but that has different views. यानी डेटा तो सेम है, डेटा अली ही का है, लेकिन उसके डिफरेंट वैल्यूज हैं उसके अंदर। मसलन कैसे होगा, फर्ज करें कि एक दिन ऐसा होता है कि अली जो है ना वो सेल्स में आता है
कहता जी मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो मेरा नाम अली नहीं है, आज के बाद मुझे आपने बिलाल के नाम से मेरी इनवॉइस बनानी है। तो सेल वाला कहता है ठीक है ओके, हम तो बिलाल के नाम से बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो तो सेल्स के पास आया और अपना काम करके चला गया, उसको तो जरूरत नहीं पड़ी फिनांस में जाने की या मैन्युफैक्चरिंग में जाने की। अब अबाउट सेम पर्सन इंफॉर्मेशन, यानी अबाउट अली, वही जो अली था, वही बंदा था ना एक जिसको बिलाल अब हम कह रहे हैं, about same physical person you have different information. In finance department you say that person Ali, ये हम उसको अली कह रहे हैं, whereas sales department says के बिलाल है, ये तो manufacturing department says के ये तो अली है, ये तो प्रॉब्लम होगी ना। So when different persons says different information, different point of view about same entity or same thing, that is called data inconsistency. यानी एक बंदा कह रहा है कि ये मोबाइल है, दूसरा बंदा इसको कह रहा है ये लैपटॉप है, तीसरा कह रहा है कि ये तो एक मेरा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, हर एक को एक ही बात करनी चाहिए। अगर इसका नाम किसी ने अली रखा है तो अली ही सबको कहना चाहिए ना, ये तो नहीं कोई अली कहे तो कोई बिलाल कहे इसको। तो ये एक प्रॉब्लम थी इसमें कि जब आप अपडेट करते थे तो क्योंकि वहाँ डुप्लीकेट डेटा होता था, तो ड्यू टू डुप्लीकेट डेटा अपडेशन तो सिर्फ एक जगह होती है, तो वहाँ पर हो गई, दूसरी जगह अपडेट ही नहीं हुआ। हाँ अगर अली थोड़ी सी हिम्मत करता, वो फिनांस डिपार्टमेंट भी जाता, वो मैन्युफैक्चरिंग के पास भी जाता, लेकिन वो क्यों जाए? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी ना कि जब सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया तो सेल्समैन जो है ना वो फिनांस को भी बता देता, मैन्युफैक्चरिंग को भी बता देता। लेकिन अगर चलो बड़ा एफिशिएंट बंदा होता तो बता देता ना। हर वक्त तो सेलमैन एफिशिएंट नहीं होते ना, उनको पता होता है इस चीज़ के बारे में, तो इट मीन के चांसेस ऑफ एरर्स आर ऑलवेज देयर। अगर वो कभी बता भी देते हैं सपोज करें, तो कभी हो सकता ना ही बता सकें। तो जब चांसेस ऑफ एरर्स हैं तो फिर प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर रहेगी ना, कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं। तो यानी अगर आपके अंदर कोई जर्म्स हैं किसी डिजीज के, वो कभी ना कभी तो एक्टिवेट हो ही जाएंगे ना, अगर आपने कंट्रोल ना किया उनको। कभी आप डॉक्टर आपसे कहता है ये आपने ये खाना नहीं खाना, ये खाना है, कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा कि आप गलती से वो खा लेंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा, कहीं आप शादी पे गए होंगे तो आप कहेंगे चलो यार खैर है यार, खा लो यार आज। तो इट मीन जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी एक्टिवेट हो सकती है। तो क्योंकि इस फाइल सिस्टम में दिस इज अ डिफेक्ट, तो आप चाहे जितना भी इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जितना भी इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कभी भी आपसे कोई मिस्टेक होगी तो वो एरर सामने आ जाएगा, क्योंकि डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है यहाँ पे। और डेटा डुप्लीकेट अगर हो जाएगा देन देयर आर चांसेस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी आल्सो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. ओके, थर्ड पॉइंट इज सर डेटा। जी हेलो। ओके, थर्ड पॉइंट इज प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर प्रोग्राम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये प्रोग्राम्स है ना, ये सॉफ्टवेयर है। तो whenever you have files, your program depends upon the data. इस फाइल में क्या है, what is inside this file, your program must know about that। यानी ये फाइल्स क्या स्टूडेंट की है या टीचर की है, प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम को ये नहीं बताएंगे कि ये फाइल टीचर की है स्टूडेंट की है, तो प्रोग्राम कैसे डेटा उसमें से निकालेगा, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करेगा? बिकॉज हमने कहा है कि देयर आर सेट ऑफ रूल्स, दोज मस्ट बी देयर इन द डेटाबेस। तो वो सेट ऑफ रूल तो प्रोग्राम नहीं मैनेज करने है ना, तो वो कैसे मैनेज करेगा प्रोग्राम? उससे बताएंगे कि ये फाइल स्टूडेंट की है तो वो स्टूडेंट के डेटा यहाँ रखे, ये फाइल टीचर की है तो टीचर के डेटा यहाँ रखे, किसी दूसरे के डेटा नहीं रखने दे इसको। इसी तरह से एक और देखें, एक बड़ा मसले वाली बात है, वो ये क्या है, सपोज करें कि स्टूडेंट की फाइल है,
मैंने स्टूडेंट की फाइल बनाई है, कोई दूसरा बंदा होगा वो भी स्टूडेंट की फाइल बना रहा है और वो कहता है जी, और साथ उसने लिख दिया इसका ये देखो क्या हुआ है, उसने तो सिटी के बाद ईमेल भी लिख लिया। तो अगर आप प्रोग्राम से कहेंगे कि ये स्टूडेंट है या ये स्टूडेंट है, तो प्रोग्राम को मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं। इसमें 5 फील्ड है, ऊपर वाली में 4 फील्ड है। पहली फील्ड आईडी की है, दूसरी फील्ड नेम की है, तीसरी फील्ड सिटी की है, चौथी फील्ड ईमेल की है, 5वीं जो है फ़ोन नंबर की है। मुझे इसी सीक्वेंस से प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि इस फाइल में डेटा इस सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज किया गया, इस सीक्वेंस से अरेंज किया गया। कोई ये भी तो लिख सकता है ना, देखें मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अली। अब देखें अब क्या है, अब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? मुझे प्रोग्राम को उसी सीक्वेंस से बताना है जिस सीक्वेंस से डेटा यहाँ पे है। अगर अली के बाद लाहौर आ रहा है ना, तो फिर लाहौर ही आना चाहिए। अगर अली के बाद ईमेल आ रहा है तो फिर ईमेल ही आना चाहिए। आप कभी भी इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा। ये ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? अरेंज किया गया है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, सो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज दैट सीक्वेंस। सो इफ सिटी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो तीसरे नंबर पे रहना चाहिए, चौथे नंबर पे नहीं जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस, कि मुझे अपने प्रोग्राम को बताना होता है कि व्हाट इज अ लॉजिक, व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा इन दिस फाइल एंड व्हाट दिस फाइल अबाउट। यानी फाइल किसके बारे में है और फाइल में सीक्वेंस क्या है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर। 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 हैं? 4 होंगे तो डिफरेंट प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि 4 एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे। अगर 5 है तो बताना पड़ेगा कि 5 है। अगर लाहौर पहले लिखा हुआ है ईमेल बाद में लिखी, तो बताना पड़ेगा कि लाहौर पहले है ईमेल बाद में। अगर ईमेल पहले लिखा होगा लाहौर बाद में लिखा होगा, तो बताना पड़ेगा कि ईमेल पहले है लाहौर बाद। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट गुड थिंग। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन। यानी आपको हमेशा डेटा को एक खास पैटर्न से बताना पड़ेगा। कभी गलती के आप कभी भी इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी बड़े स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। और कल को अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना पड़ जाए, देखिए अपडेशन तो हमेशा होती रहती है ना। कभी आपको आज 4 फील्ड सेव की हैं, कल हो सकता है आपने 6 करनी हो, फिर 10 करनी हो, फिर 20 करनी हो। आप फील्ड बढ़ाते जाएंगे। आपको जब भी फील्ड बढ़ाएंगे, यू हैव टू चेंज योर प्रोग्राम। द सेम प्रोग्राम इज नॉट एबल टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन दैट फाइल, क्योंकि आपने तो बताया नहीं उसको इसमें 10 फील्ड हैं। आपने तो ये बताया था इसमें 4 फील्ड है, तो 4 तो सेव कर लेगा, बाकी छोड़ देगा। 4 ही रीड करेगा, बाकी छोड़ देगा। डेटा चाहे उस फाइल में 50 फील्ड्स का पड़ा हो, लेकिन आपने कहा था प्रोग्राम को कि इसमें 4 फील्ड्स हैं, तो वो सिर्फ 4 फील्ड को रीड करेगा, बाकी उसे बाकी को इग्नोर कर देगा। दिस इज अ कंसेप्ट program data dependence. You need to tell everything, each and everything about your file, about the structure of file to that program, in that program. So when changes in program requires changes to data accessed by program, यानी जब भी आपने प्रोग्राम डेटा चेंज करना है तो you need to change your program as well. कुछ भी, यानी दोनों अल्टरनेट हो सकता है। यानी अगर प्रोग्राम चेंज करना है तो डेटा चेंज करना है, डेटा चेंज करना है तो प्रोग्राम चेंज करना है। दोनों चीज़ें एक होनी चाहिए। दोनों चीज़ों की जो साइज कह लो या उनकी जो डिस्क्रिप्शन वो एक होनी चाहिए। किसी एक की डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे, दूसरे की लाजमी करनी पड़ेगी। इसकी चेंज करेंगे तो उसकी लाजमी करनी पड़ेगी। जी समझाया पॉइंट ये कि नहीं आया समझ? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पता चल जाना चाहिए। आ गया सर। सर समझ आ गया, लेकिन इससे जो पिछला वाला पॉइंट है जिसमें डाटा इनकंसिस्टेंसी वाला, जिसमें है कि सेम एट्रीब्यूट सेम बट हैज डिफरेंट वैल्यूज, मतलब जैसे सेम हमारे पास फील्ड्स हैं
एक ही इसको बता value दें different थोड़ा सा बस आइए। ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ये दो फील्ड जो हैं ये भी नेम की फील्ड है, ये भी नेम की फील्ड है। यहाँ इसको अली कह रहे हैं, यहाँ इसको बिलाल कह रहे हैं, यानी सेम एट्रीब्यूट हैज डिफरेंट वैल्यूज। सर एक पर्सन अपना नेम क्यों चेंज करेगा अगर हम लॉजिकली देखा जाए? ये तो मैंने एग्जांपल दी है, कभी दुनिया में आपने देखा नहीं लोग अपने नेम चेंज कर लेते हैं? नहीं सर मतलब वो नेम इस नहीं तरह भी हर चेंज करे, अगर नेम अगर नहीं भी चेंज करे तो वो जाके कहते हैं कि मैं उसका भाई हूँ, तो ये फलाना बंदा अब नहीं अवेलेबल होगा, तो आप मेरे नाम से इसको कर लें। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, मतलब ये लाजमी नेम का चेंज हो, क्योंकि मेरा नेम है सिर्फ, तो इसलिए मुझे नेम बताना पड़ रहा है। कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि मैं प्रोडक्ट का नेम सर भी हो फिर तो उसकी वो इनकम चेंज, ये पिछले ईयर इनकम हमने ये डाली थी, तो अब वो इनकम भी तो चेंज हो सकती है ना, लाइक, और उसका कंट्री नेशनैलिटी चेंज हो सकती है, ऐसी सकता है। चीजें, लाइक बिल्कुल, जस्ट लाइक। आप कह सकते हैं ये बंदा पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, कहाँ का है, तो आप उसको चेंज कर दें कल को, तो वो एक जगह तो चेंज हो गया, बाकी जगह चेंज नहीं हुआ। यस, तो आफ्टर सम टाइम, यस। तो change of anything that not reflect in all of the files, यानी एक फाइल में तो चेंज कर दिया मैंने उसका नाम या आईडी या कुछ भी, लेकिन बाकी फाइल्स में चेंज नहीं किया गया। तो इफ दिस इज अ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देख लिया यहाँ पे, ये तो पॉइंट आपको समझ आ गया बिल्कुल ही कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दिस सिस्टम इज वेरी मच रिजिड, यू मस्ट कन्फर्म अबाइड बाय दोज रूल्स, यानी मुझे हमेशा इन रूल्स को फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करूंगा तो नहीं काम चलेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पुअर सिक्योरिटी, अच्छा पुअर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि देखें, ये मैंने अपने लैपटॉप में ये सपोज करें कि फाइल्स पड़ी हैं, ये सारी फाइल्स हैं ना, या ये मेरा डेस्कटॉप है या सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, सपोज ये फाइल्स पड़ी हैं। तो इस कंप्यूटर पे अगर कोई भी लॉगिन कर ले तो ये सारी फाइल्स कॉपी कर सकता है ना अपने पास, क्या नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड पुअर सिक्योरिटी, यानी इफ somebody knows password of your computer or just access anyway your computer, so then that person able to copy all of the information, all of the data in your files without any restriction। क्योंकि एक फाइल पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हम एक फाइल पे पासवर्ड लगा भी लें, फर्ज करें जैसे MS वर्ड में हम फाइल्स पे पासवर्ड लगा लेते हैं, तो अगर इस फाइल को ओपन करेगा तो उसे पासवर्ड बताना पड़ेगा, लेकिन उस फाइल को तो कॉपी करके कोई ले जा सकता है यहाँ से, ऐसा तो ये है। यानी ये फाइल फर्ज करें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये फाइल मैं इस फाइल को जहाँ से कॉपी करके जहाँ मर्जी जाके पेस्ट कर दूंगा, जहाँ मर्जी इसको ले जाऊंगा, चाहे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हाँ, दूसरे सिस्टम पे जाके शायद ओपन ना हो, पासवर्ड पूछेगी आपसे, लेकिन MS वर्ड या इस तरह की चीज़ों के फाइल के पासवर्ड हैक करना कोई मुश्किल नहीं होता, ये इजीली गेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम सिक्योर नहीं है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिक्योर। और दूसरा ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, देखो ना आपको डायरेक्टरीज में या फोल्डर में चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे कम अज़ कम ये तो पता चल रहा है ना यहाँ पे 4 फाइल्स पड़ी हैं, 5 फाइल्स पड़ी हैं, 2 फाइल्स पड़ी हैं, तो इतना पता चल जाना ही काफ़ी होता है। किसी को ये पता चल जाए ना कि आप के खिलाफ कितने केसेस हैं, 2 हैं 4 हैं, चाहे केस की सीवियरिटी क्या है इसको छोड़ दें, लेकिन नंबर ऑफ केसेस से पता चल जाए आपको, तो आप उसके बारे में कई बातें कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन से पुअर सिक्योरिटी। फिर सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ डेटा शेयरिंग एंड अवेलेबिलिटी। डेटा शेयर करना कोई आसान नहीं है यहाँ पे, अगर मुझे किसी बंदे को यहाँ से फाइल सेंड करनी हो, डेटा सेंड करना हो, तो उसको सेंड करने का एक ही तरीका, या तो मैं फाइल अटैच करके भेजूंगा ईमेल के थ्रू जो कि सिक्योर नहीं है, ठीक है, या फिर ये फाइल मैं किसी USB में डाल के भेजूंगा उसको। तो फाइल इज ओनली शेयरेबल इन दिस मेथड,
यानी आप फाइल को कॉपी करेंगे यूएसबी में, किसी ड्राइव में, किसी सीडी में, तभी आप किसी को भिजवा सकते हैं, या ईमेल में अटैच करेंगे तभी भिजवा सकते हैं, और देयर इज नो अदर मेथड। यानी फाइल को कॉपी करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है कि फाइल को कॉपी करें, यूएसबी में सेव कर लें, सीडी में सेव कर लें, किसी और ड्राइव पे सेव कर लें, या फाइल अटैच कर दें, बस। तो इस वजह से शेयरिंग कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ बेटर ऑप्शन टू शेयर डेटा। देखें, ये मेरी एक फाइल है, सपोज करें स्टूडेंट्स की, इसमें 2 स्टूडेंट का डेटा है, तो मैंने तो सिर्फ एक बंदे का डाटा शेयर करना था आपसे, मैं तो सिर्फ आपको अली का डाटा बताना चाहता था, बिलाल का तो बताने नहीं चाह रहा था ना। लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, मैं अगर ये फाइल आपको भेजूंगा तो मुझे सारा का सारा डाटा ही भेजना पड़ेगा ना, फाइल पूरी भेजनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसमें से कुछ लाइंस कट करके भेजूँ आपको, 4 लाइन 2 के 4, ठीक है। तो अगर मैं किसी को फाइल भेज रहा हूँ तो पूरी फाइल ही भेजूंगा या नहीं भेजूंगा, और तो कोई तरीकाकार नहीं है। तो इसका लगे ये फिर कोई अच्छी लेवल की शेयरिंग नहीं है। लैक ऑफ डेटा शेयरिंग एंड अवेलेबिलिटी, तो इस फाइल्स को इजीली एक्सेस करना आसान नहीं है, मतलब शेयरिंग इज नॉट इजी टू अवेलेबल। So these are the problems with the file management system. जी, कोई इनमें कोई पॉइंट है किसी का, जहाँ तक, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट खत्म कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो सिस्टम था ना, दैट इज ओल्ड वन। हमने कहा 2 तरह के सिस्टम हैं, एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक है डेटाबेस अप्रोच। तो जहाँ पे हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया, हमने ये भी सीखा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है बेसिकली, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे डेटाबेस अप्रोच की। तो यहाँ पे अगर किसी ने कोई बात पूछनी है या क्वेश्चन करना है तो बताएं। यस सर, ये फ्लेक्सिबल कैसे है, लाइक लेक ऑफ फ्लेक्सिबल कैसे है, मतलब देखिए ना, यहाँ पे हाउ दिस सिस्टम इज फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको आसानी से चेंज कर दें। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जिसको आसानी से चेंज ना कर सकें। यस अब मुझे यहाँ ओके पे तो डेटा सेव करना है, तो कितने स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे। मुझे अगर प्रोग्राम चेंज करना है तो मुझे डेटा भी चेंज करना पड़ता है, रूल्स आर वेरी मच स्ट्रिक्ट है। अगर मुझे किसी डेटा सेव करना है तो मुझे हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए ना, कि मुझे पहले अली लिखना, आईडी लिखना पड़ेगा, फिर अली लिखना पड़ेगा, फिर सिटी लिखना पड़ेगा, फिर फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। मैं सीक्वेंस को कभी भी किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो ना हो फिर। फ्लेक्सिबिलिटी तो ये होती है ना कि मैं चाहूँ तो अली बाद में लिख दूँ, सिटी पहले लिख लूँ, डेटा फिर भी मेरा सही सेव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।